हेलो एवरीवन, आज हम पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज का सीडीपी का मॉक टेस्ट करेंगे। बेटा इसमें क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े हाई लेवल के लिए गए हैं, यानी कि वो आपके सिलेबस से तो है मगर एक अप लेवल लिया गया है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन देगा तो वो तो सभी को आएंगे, मगर ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन ये सिलेबस पे तो हैं मगर सिलेबस से थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में है। तो ये जो क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन अगर बाई चांस आ गए तो आपको इनका अंदाजा रहेगा, आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी और आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, ब्रॉन फैन बैनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। ब्रॉन फैन बैनर जो थे वो अमेरिका के थे। उन्होंने एक इकोलॉजिकल मॉडल यानी पारिस्थितिक मॉडल दिया, सामाजिक परिवेश में जैसे बच्चा डेवलप करता है उसको लेकर। तो उसके अंदर कहा गया कि सबसे पहले व्यक्ति यानी कि चाइल्ड, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उसका परिवार, विद्यालय, साथी, सहयोगी, उसका पास पड़ोस और उसका धार्मिक परिवेश, ये कहलाता है उसका लघु मंडल, क्योंकि बच्चे का इनका इससे डायरेक्ट इंटरेक्शन है, डायरेक्टली वो इनसे रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो ये सब माइक्रो मंडल का पार्ट है। इसके बाद आता है मध्य मंडल यानी कि मीजो मंडल। अब परिवार का जो है वो धार्मिक परिवेश से क्या रिलेशनशिप है और उनका चाइल्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, यानी ये जितनी भी चीजें हैं ना इनका आपस में क्या संबंध है और उसका बच्चे पे जो प्रभाव पड़ रहा है ना वो हम मध्य मंडल यानी मीजो सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर 3, ये है ब्राहा मंडल यानी एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम जैसे कि नाम बता रहा है, इसमें बच्चा जो है वो एग्जिट है, यानी बच्चा डायरेक्ट रूप से नहीं रिलेटेड है। जैसे कि माँ बाप जो है अगर वो वर्किंग है तो वो जिस कार्यस्थल पे काम कर रहे हैं तो वो आ जाएगा एक्सो सिस्टम के अंदर। जैसे जनसंचार है यानी मास मीडिया है, इसके अंदर बच्चा तो प्रेजेंट नहीं है, जो न्यूज आ रही है या फिर कंटेंट आ रहा है, तो वो जो है वो ब्राहा मंडल के अंदर आता है, एक्सो सिस्टम, जिसमें बच्चा डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता। और सबसे ऊपर आता है बृहत मंडल यानी कि मैक्रो सिस्टम। अब मैक्रो सिस्टम जो होता है ना वो सामाजिक पारिस्थितिक मॉडल है। तो अब समाज की जो विचारधाराएं हैं, समाज की जो अभिवृत्तियां हैं, समाज की जो परंपरा है, कल्चर का कॉन्सेप्ट, किस तरीके का विश्वास है, कैसी धारणाएं हैं, वो सब हमारे बृहत मंडल के अंदर आते हैं। और हमारे क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है कि रीति रिवाज, तो ये जो आते हैं ये हमारे नंबर 4 पे आते हैं मैक्रो सिस्टम के अंदर। और मैक्रो जो है वो है ये रहा ऑप्शन। एक होता है घटक मंडल क्रोनो सिस्टम, यानी काल के अनुसार इस पूरे मॉडल को ऐसे केक की तरह देखो। तो केक के अंदर जैसे कंसेंट्रिक लेयर्स होती है ना, यानी एक लेयर छोटी लेयर, तो जो सबसे बीच वाली लेयर हो गई वो हो गई माइक्रो की, फिर हो गई मीजो की, फिर हो गई एक्सो की और फिर हो गई मैक्रो की। और जो केक की ऊंचाई है ना वो है हमारा क्रोनो सिस्टम, काल यानी घटक मंडल। इसके अंदर ये देखा जाता है कि कैसी चीजें बदलती गई, समय के अनुसार क्या परिवर्तन हुआ, कैसे बच्चा पहले स्कूल जा रहा था और कोरोना के कारण वो ऑनलाइन शिक्षा लगाने लगा, तो उसका क्या फर्क पड़ा है। तो काल के अनुसार जो होने वाली चेंजेस होते हैं वो कहलाता है घटक मंडल। तो ये ब्रॉन फैन बैनर ने विकास का पारिस्थितिक परक दृष्टिकोण दिया। दुर्गानंद सिन्हा ये एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1977 में इसी मॉडल को ध्यान रखते हुए भारतीय बच्चों पे काम करते हुए पारिस्थितिक मॉडल दिया। और उन्होंने कहा कि 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अपर पार्ट जिसके अंदर बच्चा और उसकी सारी चीजें होती हैं, और एक होता है उसको चारों ओर से घेरने वाला सराउंडिंग पार्ट, जिसके अंदर उसने अपर पार्ट के अंदर तो बच्चों ये नंबर 1 और 2 को लिया उसने, यानी उसने माइक्रोमंडल और मीजोमंडल को लिया। और सराउंडिंग पार्ट के लिए उसने कहा कि जो वो होता है वो ब्रह्मंडल और बृहत मंडल नंबर 3 और 4 होता है। तो उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक अपर और एक सराउंडिंग। दुर्गानंद सिन्हा ने 1977 में भारतीय बच्चों के संदर्भ में पारिस्थितिक मॉडल दिया था। ये याद रखने वाली बात है, इसे ध्यान से देखिएगा। स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है। अब हमारा जो शिक्षण के स्तर होते हैं ना बच्चों, वो 3 तरीके के होते हैं। शिक्षण के स्तर, इसमें हमारा सबसे नीचे जो होता है ना वो होता है हमारा मेमोरी स्तर, ठीक है। इसके ऊपर होता है मेमोरी यानी स्मृति पे आधारित,
रटने पे आधारित, प्रैक्टिस पे आधारित। उसके ऊपर होता है अंडरस्टैंडिंग यानी समझ पे आधारित। फिर होता है हमारा रिफ्लेक्टिव यानी चिंतन पर आधारित। तो ये 3 जो थे ये शिक्षण के स्तर है, ठीक है। सबसे नीचे मेमोरी, फिर अंडरस्टैंडिंग और फिर रिफ्लेक्टिव। ये सबसे कम सोचने वाला है, लीस्ट थॉटफुल है, यानी कि इसके अंदर सबसे कम सोच और विचार वगैरह होते हैं, और उससे बढ़ते हुए हम सबसे ज्यादा सोच वाले रिफ्लेक्टिव के ऊपर चले जाते हैं। अब इन 3 मॉडल्स के बारे में हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। सबसे ऊपर ये हो गया मेमोरी लेवल, ये हमने जैसे देखा स्मृति वाला। इसको देने वाला कौन था? इसको देने वाला था हर्बर्ट, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसके बाद आ गया अंडरस्टैंडिंग, ये है समझ पे आधारित। समझ पे आधारित है, इसको देने वाले थे मॉरिसन। और रिफ्लेक्टिव, चिंतन कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है इसको देने वाले थे हंट। इन तीनों को आप देखा जाए तो ये कम से कम स्मृति वाला जो है, एक एक पॉइंट को ध्यान से डिस्कस करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टीचिंग कैसे करी जाए और कौन से लेवल्स है, इस पे एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशन यानी कैसे है, ये लीस्ट थॉटफुल है, इसमें सब बहुत कम समझ का प्रयोग होता है, इसमें ठीक ठाक समझ का प्रयोग होता है, और ये सबसे ज्यादा सोचने वाला है। स्मृति के अंदर आप क्या करते हैं, थॉर्नडाइक के कनेक्शन पे आधारित है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे आधारित है, यानी स्टिमुलस होगा वैसे रिस्पॉन्स दोगे। आप बच्चे को पूरा मटेरियल दे दो और उसके साथ प्रैक्टिस करवाते रहो, और बच्चे को एक तरीके की खाली स्लेट समझा जाता है, जिसमें टीचर जो है बस वो उड़ेलती ही रहती है। समझ का जो है ना वो थोड़ा गेस्टाल्ट फील्ड थ्योरी पे आधारित है, यानी कि बच्चे को पार्ट माना जाता है लर्निंग का, मगर करिकुलम जो होता है ना, जो पढ़ाने वाला है, वो टीचर ही डिसाइड करती है, और वो उस तरफ उसकी लर्निंग लेके जाती रहती है। और चिंतन जो है ना वो हमारे कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी पे आधारित है, जो संज्ञान से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या कहा जाता है कि बच्चा जो है वो ज्ञान का खुद संरचना करता है, टीचर जो है सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क वगैरह बच्चे को देती है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉलेज, यानी कि ज्ञान को बस अर्जित करते जाना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ पैदा करना। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव है समझ पैदा करने के साथ क्रिएटिवनेस, यानी सृजनात्मकता करना, नई नई चीजें बनाना, नई नई चीजों को रिफ्लेक्ट करना, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट मैटर स्ट्रक्चर्ड होगा, ऑर्गेनाइज होगा और पहले से डिसाइडेड होगा। इसमें भी स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनाइज होगा, प्री प्लान्ड होगा, मगर इसमें बच्चे का रोल होता है, बच्चे को साथ में लर्निंग का प्रोसेस माना जाता है। इसमें अनस्ट्रक्चर्ड होगा और ओपन एंडेड, यानी कि एक तरीके से ओपन क्वेश्चंस हैं जिसको बच्चा खुद रिफ्लेक्ट करते हुए सॉल्व करेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें रोल ऑफ टीचर हमेशा हमें देखने की जरूरत है कि मेमोरी लेवल पर, स्मृति आधारित पे टीचर जो होगी वो डोमिनेंट होगी, वो तानाशाह होगी, ऑथोरिटेरियन होगी, वो बच्चों को समझ में आए या ना आए, वो करिकुलम या सिलेबस है वो पढ़ाती रहेगी, टेलिंग विदाउट कॉज और अंडरस्टैंडिंग। तो मोटिवेशन कैसा होगा इसके अंदर, अभिप्रेरणा कैसी होगी? एक्सट्रिंसिक, बाहर से होगी, क्योंकि टीचर जो है वो रिवॉर्ड देगी, पनिशमेंट देगी। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे टीचर जो होगी वो डोमिनेंट होगी, ऑथोरिटेरियन होगी, मगर जो ज्ञान होगी ना वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड देगी। इसमें भी नेचर ऑफ मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक होगा। मगर रिफ्लेक्टिव लेवल पे टीचर जो होगी वो लोकतांत्रिक होगी, कोऑपरेटिव होगी, समझ के साथ बच्चों को गाइड करेगी और उसके चिंतन के प्रोसेस को आगे लेकर जाएगी। और इसमें नेचर ऑफ मोटिवेशन, यानी बच्चा खुद सीखना चाह रहा है, खुद कुछ नई चीजें बना रहा है, खुद नई चीजें का सृजन कर रहा है, तो इसलिए मोटिवेशन भी यहाँ पे इंट्रिंसिक हो। तो ये वाला जो है, इसमें क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होगा मेमोरी लेवल पे? अगर टीचर ही टीचर बताएगी, वो सिर्फ टीचर सेंटर्ड होगा, शिक्षक केंद्रित होगा, रटने पे आधारित होगा, तो डल और सिंगल साइडेड होगा, क्योंकि सिर्फ टीचर इंफॉर्मेशन दे रही है। समझ में क्या होगा? सब्जेक्ट समझ आधारित जो लेवल है, सेकंड लेवल, उसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड होगा, यानी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बनाई जाएगी, मीनिंगफुल लर्निंग बनाई जाएगी, ये हमारे उद्देश्य हैं, इन्हें हमें अचीव करना है, उस पर टीचर काम बच्चों को लेती चली जाएगी। और क्लासरूम इन्वायरमेंट ठीक ठाक होगा। चिंतनीय पे लर्नर सेंटर्ड होगा, क्योंकि हर बच्चे को अलग प्रॉब्लम दी जा रही है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाई जा रही है, बच्चा जो है वो डिस्कवर कर रहा है, नए रूल पोजीशंस बना रहा है, तो बहुत ही हेल्दी होगा, एक्टिव होगा, अलाइव होगा, इंटरेक्टिव होगा। बस ये देखने की जरूरत है आपको। मेमोरी लेवल यहाँ हर्बर्ट ने दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल दूसरा लेवल है जो कि मॉरिसन ने दिया था, और रिफ्लेक्टिव लेवल तीसरा लेवल है जो कि हंट ने दिया था। अब मेमोरी लेवल पे ये क्वेश्चन है कि स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला, मानसिक पक्षों का
प्रशिक्षण, हाँ ये तो है, क्योंकि उसमें मानसिक पक्षों को प्रशिक्षण किया जा रहा है। टीचर जो है ये इंफॉर्मेशन दे रही है, ये आपको रटना है, तो ये तो हो रहा है और हमें बताना है जो उद्देश्य नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तथ्यों का ज्ञान देना, तथ्यों का ज्ञान आप दे रहे हो, आप फैक्ट्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो ये तो है, मगर हमें नहीं वाला बताना है, इसलिए ये आंसर नहीं दे सकते। अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना एवं विचारों को समझना, तो अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, समझ आ गई, ये तो लेवल 2 की बात है। तो लेवल 2 यानी अंडरस्टैंडिंग वाले की, तो ये स्मृति स्तर में नहीं आता, तो यही इसका आंसर है। ज्ञान की पुनर्स्मृति तथा पुनः प्रस्तुतिकरण करना, बार बार ज्ञान को मेमोराइज करवा रहे हो और रिप्रेजेंट करवा रहे हो, यानी दिए जा रहे हो और प्रैक्टिस करवा रहे हो, जो कि थॉर्नडाइक वाली बात है। और थॉर्नडाइक में किसने स्मृति स्तर पे काम किया है, तो इसलिए ये तो स्मृति स्तर का बात है और हमें नहीं वाली बतानी है, जो कि थर्ड हम पहले ही देख चुके, इसलिए ये आंसर नहीं है। इस टेबल को बेटा थोड़ा ध्यान से समझ के करने की कोशिश करना, इस पे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। अब हमें सुमेलित करना है, ये अवस्थाएं दी गई हैं और ये उनकी एज दी गई है, ठीक है। और ये जितनी भी अवस्थाएं हैं ये एरिक एरिक्सन ने दी हैं, ठीक है। एरिक एरिक्सन ने जो था वो साइको सोशल डेवलपमेंट थियरी दी थी, ठीक है। और उसमें जो है उसने 8 स्टेजेस दी थी। देखिए, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था एरिक एरिक्सन ने दिया था। उसने कहा था 8 स्टेजेस के अंदर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और ये स्टेजेस जुड़ी होती है हमारी एज के साथ, कैसे कैसे ये बढ़ती हैं। और हर स्टेज के अंदर एक क्राइसिस आता है, यानी एक चुनौती आती है, और उस चुनौती को जो ठीक ठाक हासिल कर लेता है तो वह अगली स्टेज में बढ़ जाता है एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ। और जो नहीं कर पाता तो आगे जाके एंड में उसको निराशा ही हासिल होती है। तो स्टार्टिंग में देखते हैं हम, पहली जो है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। ये शैशव अवस्था में होती है, जब बच्चा जन्म से लेकर 1.5 साल तक होता है। अगर माता पिता या फिर माँ या फिर जो उसे पालने वाला बच्चे के अंदर विश्वास पैदा करता है, यानी बच्चे को पॉजिटिव इन्वायरमेंट देता है, तो बच्चे के अंदर ट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होती है। इसके बजाय बच्चे को एक रोक के रखा जाता है और बच्चे को डांटा पीटा जाता है और बच्चे को एक तरीके का रोने पे उसे पता है कि मेरे माँ बाप नहीं आ रहे, तो बच्चा जो है वो मिसट्रस्ट डेवलप कर सकता है, अविश्वास। इसके बाद आ गए सेकंड आ गई हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। ये स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता तथा शक। टॉडलर 1.5 साल का बच्चा जो होता है वो चलने लग जाता है और वो चीजों को इंडिपेंडेंटली करना चाहता है, वो स्वतंत्र रूप से करना चाहता है। मगर अगर पेरेंट जो है वो बच्चे के अंदर कहते हैं कि उसे बार बार टोकते हैं, या तो फिर वो खुद उससे कि बच्चे को चोट ना लग जाए, या फिर उन्हें लगता है कि बच्चा कर नहीं सकता, तो इस तरीके से बच्चा जो होता है वो डेवलप करने लग जाता है शक की फीलिंग, अपनी कैपेसिटी पे उसका भरोसा छूट जाता है। तो इस तरीके से स्वतंत्रता का इन्वायरमेंट देना चाहिए बच्चे को, रिस्क में तो नहीं डालना चाहिए, मगर इस तरीके से कि आप उसको ना बेटा ना कर, तू गिर जाएगा, तो इस तरीके से बच्चे को करोगे तो बच्चा जो है वो शक का और लज्जाशील डेवलप करने लग जाएगा। जबकि हमें बच्चे के अंदर स्वतंत्रता डेवलप करवानी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें बच्चे को एक इंडिपेंडेंट खुद काम करने के योग्य बनाना है। तो अगर हम ही उसके काम करते रहेंगे तो ऐसे कैसे डेवलप होगा। इसके बाद आ गया थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल शक्ति बनाम दोष। बच्चा प्री स्कूल में आ गया है अब, यानी कि 3 से 5 वर्ष के अंदर वो उसकी अवस्था है, और पहल शक्ति वो स्कूल में काम करने लग गया है, वो इनिशिएट करने लगा है चीजों को। अगर इस दौरान टीचर का रोल इंपॉर्टेंट है, अगर टीचर जो है वो बच्चे को इनिशिएट ना करने दे, यानी काम ना करने दे, यानी वो किसी चीजों से खेल रहा है तो उसको ना करने दे, तो बच्चे के अंदर गिल्ट, दोष की भावना आ सकती है। इसके बाद आ गया फोर्थ, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। ये स्कूल एज में आता है, 6 से 12 वर्ष का बच्चा जो होता है वो इसके अंदर देखता है कि परिश्रम करते रहोगे। अगर बच्चा जो परिश्रम कर रहा है और उसको उसके फल मिल रहे हैं, या फिर टीचर उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे रही है, पेरेंट्स उसको परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वो परिश्रम के गोल, वो इस क्राइसिस को सॉल्व कर लेगा, यानी कि वो परिश्रम करता रहेगा। इसके बावजूद अगर बच्चा जो है वो एफर्ट नहीं कर रहा, उसे लर्निंग में मजा नहीं आ रहा और वो जो है परिश्रम करना उसने बंद करता है, तो उसके अंदर हीनता की भावना विकसित हो सकती है। इसके बाद आ गया पांचवा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब आइडेंटिटी के जितने सवाल है ना, बच्चों ध्यान रखना, वो एडोलेसेंस में, किशोर अवस्था के अंदर ये आते हैं कि मैं कौन हूं, मेरे को क्या करना है, मुझे आगे जाके किस फील्ड में काम करना है, मेरे इंटरेस्ट क्या है। तो 12 से 18 साल का जो
बच्चा अब एडोलेसेंट किशोर अवस्था में आ गया है, तो वो अपनी आइडेंटिटी पहचान करने लग जाता है कि यानी कि मैं परिवार में किस रिलीजन से आ रहा हूँ या फिर किस तरीके के मुझे गोल्स रखने हैं और क्या मेरा रोल होने वाला है। और अगर वो इस क्राइसिस को सॉल्व कर लेता है तो वो उसकी एक आइडेंटिटी पहचान बन जाती है कि हाँ मुझे इस फील्ड में करना है, ये काम करना है। और अगर वो नहीं कर पाता तो वो रोलों में ही कंफ्यूज हुआ रहता है, तो भूमिका संभ्रांति हो जाती है उसको। इसके बाद आ गया छठा, अगर कोई आइडेंटिटी बना हुआ बंदा, ये देखिए ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो कि डेवलप करता जाएगा और ये सारी नेगेटिव चीजें हैं, अगर ये सॉल्व नहीं होंगी तो एंड में निराशा ही हासिल होगी। अब छठे लेवल पे घनिष्ठता, घनिष्ठता है उसने आइडेंटिटी बना ली है, एक वो पहचान बना ली है, एक प्रोफेशन में काम करने लगा है, अब वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना चाहेगा, अपने आप को किसी के साथ जोड़ना चाहेगा। अगर लड़का है तो वो लड़की से शादी करना चाहेगा इस दौरान के अंदर, युवा अवस्था के अंदर। तो इसके अंदर आ गया 18 से 35 साल का। और अगर आइडेंटिटी में ही कंफ्यूजन रहा है तो वो इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं बनवाया पाएगा, उसको यही नहीं पता कि मैं कौन से प्रोफेशन में हूं, तो धीरे धीरे वो मतलब पत्नी भी, वो शादी नहीं करना चाहेगा और आइसोलेट यानी अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर से वो खुश ही नहीं है, अंदर से उस अहम की पहचान नहीं हुई है जो पिछले लेवल पे है, तो वो घनिष्ठ संबंध इस तरीके से नहीं बना पाएगा। अब आ गया सातवां, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अगर किसी की इंटीमेट रिलेशनशिप, आइडेंटिटी बहुत अच्छी बनाई उसने, इंटीमेट रिलेशनशिप जो भी वो रोल कर रहा है या फिर पत्नी के साथ या फिर उसके वर्किंग इन्वायरमेंट में परिवार के साथ वो अच्छे रिलेशनशिप बनाए उसने, अब मिडिल अडल्ट में आ गया वो, यानी कि मध्य वयस्क अवस्था, 35 साल का। अब वो सोच रहा है कि मैं सेटल हो गया हूं, तो बच्चे भी हो गए हैं, अब मैं सृजन का काम करूं, यानी मैं कोई चीज नई बनाऊं, तो जनरेटिविटी बनाऊं, समाज को कुछ दूं, उन बच्चों को भी पढ़ाऊं कि जैसे कि जो पढ़ना चाहते हैं, अगर मेरा पढ़ने का शौक है तो वो जनन का काम करेगा, नई नई चीजें बनाएगा। इसके अलावा स्टैग्नेशन, जो कि खुद ही रुका हुआ है, जो कि खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो अपनी चीज पर रुका रहेगा। अगर एक नौकरी से वो परेशान भी है तो वो नौकरी मगर करता ही रहेगा, क्योंकि उसको जो है वो नई चीज करने का कोई मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो उस चीज में ही लगा हुआ है, वो स्थिर है, स्टैग्नेट है। इसके बाद आता है आठवां, अहम संपूर्णता बनाम निराशे या निराशा। ये ओल्ड एज में आती है, जो कि हमारे 65 ईयर्स और अबव के अंदर आती है, जिसने ये पुराने 7 क्राइसिस सॉल्व कर लिए, यानी ये जो प्लस वाली चीजें है ना जो आगे लिखी है, ये सारी डेवलप करता है हुआ है, तो वो एंड में भी ईगो इंटीग्रिटी, यानी उसको लगेगा कि मैंने जीवन अच्छी तरह जिया, वो पश्चाताप नहीं करेगा कि हाय मैं ये कर लेता उस टाइम, हाय मैं ये कर लेती, हाय हाय नहीं मचाएगा, और अगर मृत्यु भी आएगी ना तो उसको हंस के कॉन्फ्रंट करेगा। और जबकि जो डिस्पेयर वाला होगा ना, वो ओल्ड एज आने पर वो निराशा होगा कि मैंने जीवन में ये नहीं किया, मैं ये कर सकता था, मैं वो, तो वो इस तरीके की, और मृत्यु को लेकर भी ना वो परेशान रहेगा, जबकि मृत्यु तो अटल सत्य है, मगर वो मृत्यु को लेकर पहले ही डरने लग जाएगा और निराशा भरी अपने पास इवेंट्स को रोता ही रहेगा। तो ये 8 स्टेजेस थी जिनका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहली है बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो ये तो आ गई हमारी 0 से 1 पे। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट, अब ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट आ गई हमारी 1 से 2 ईयर्स में। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये 3 से 5 साल का जब बच्चा प्री स्कूल में जाने लगता है। आइडेंटिटी से हमेशा अगर कुछ ना कंफ्यूजन हो जाए ना तो किसी चीज में, तो याद रखना आइडेंटिटी की बात जो है ना वो एडोलेसेंस में की गई है, और एडोलेसेंस होती है टीन एज, तो इसको आप सी वाले से मिलाएंगे। 13 टीन आ रहा है ना इसके पीछे, 13 14 15, तो टीन जिसके पीछे आ रहा है वो टीन एज है, यानी कि वो किशोर अवस्था है, तो ये आगे 13 से 18। तो 1 का आया हमारा बी, ठीक है, 2 का आया हमारा ए, तो ये तो नहीं, 3 का आया हमारा डी, बिल्कुल सही, और 4 का आया हमारा सी, तो इसका आंसर आ गया 3rd। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय जाता है CWB बियर्स को, क्लिफोर्ड, ये जाता है CW बियर्स को। क्लिफोर्ड बिटिंगहैम थे, इन्होंने, ये अमेरिकन मूल के थे, और इन्होंने 1908 में एक किताब लिखी थी, अ माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। एक्चुअली क्या हुआ था, इनको डिप्रेशन हो गया था और उसके बाद इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, मगर ये बच गए, और फिर इनकी काफी काउंसलिंग हुई, और उसके बाद जो उन्होंने मतलब दर्द सहा, मतलब जो जिस चीज से गुजर रहे थे उसको उन्होंने सारी चीजों को, या उनका जो काउंसलिंग का जितना भी सेशंस रहे जिससे वो ठीक होकर उभर कर आए, तो उन्होंने इस किताब में लिखा कि एक माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, एक दिमाग जिसने अपने आप को खोजा।
और इस किताब के आने के बाद अमेरिका में मेंटल हाइजीन यानी मानसिक आरोग्यता, यानी मानसिक आरोग्यता का मतलब है कि आप मेंटली हेल्दी हैं, यानी आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और आप जो है फ्री हैं मेंटल इलनेस से, यानी मानसिक रोगों से आप ग्रस्त नहीं है। इस चीज की मूवमेंट स्टार्ट हो गई भाई फिर अमेरिका में, और कहा गया कि मानसिक रूप से स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है, और मानसिक अगर किसी की हेल्थ बिगड़ी हुई है तो वो भी एक तरीके की बीमारी है। तो इनकी बुक का बड़ा योगदान रहा, जिसने इसलिए इन्हें मेंटल हाइजीन साइंस का इनिशिएटर कहा जाता है, यानी इन्होंने शुरुआत की। जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो उस द्वंद को क्या कहते हैं? अब दो धनात्मक लक्ष्य हैं, यानी कि अप्रोच है। एक जो बंदा है उसका सिलेक्शन जो हो जाता है वो रीट में भी हो जाता है, ठीक है, और हरियाणा की एचपीएससी की जेबीटी वाली परीक्षा में भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब दोनों चीजें अप्रोच है और बंदा यहाँ पे है कि मैं इसको ज्वाइन करूं या इसको ज्वाइन करूं, तो ये कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये दोनों गोल अगर उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कहलाते हैं हमारे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ग्राह द्वंद, दोनों चीजें अच्छी हैं, कौन सी लूं, इसका कंफ्यूजन। इसके बाद आ गया अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आता है हमारा परिहार द्वंद। यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, बच्चा होता है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अच्छा टेस्ट है, अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता, ठीक है, वो अवॉइड करना चाहता है। मगर उसको पता है कि अगर घर में रहूंगा तो माँ बाप भी ताने मारते रहेंगे, तो वो दोनों ही चीजों से बचना चाहता है। तो ये कहलाता है हमारा परिहार कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें तो दोनों ऋणात्मक हुए गोल जिनसे वो बचना चाहता है इंडिविजुअल, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। अप्रोच, इसमें इसका एग्जाम्पल परिहार का ये भी होता है, इधर गिरू तो कुआं उधर गिरू तो खाई, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तीसरा है ग्राह परिहार द्वंद। इसके अंदर ये है कि मेहनत तो करनी नहीं मगर चाहते हैं सिलेक्शन हो जाए। तो एक गोल है सिलेक्शन का और एक इंडिविजुअल यहाँ पे है, ठीक है, वो मेहनत तो कर नहीं रहा मगर गोल उसे अट्रैक्ट कर रहा है, यानी अप्रोच कर रहा है, और मेहनत अवॉइड कर रहा है वो मेहनत करना, तो ये कहलाता है ग्राह परिवार द्वंद। जैसे कि कोई नई ड्रेस पहन के आया है और वो बच्चा है और उस स्कूल में रेस हो रही है, तो वो रेस में तो भाग पड़ना चाहता है मगर वो देखता है कि अरे मैंने रेस में भाग लिया तो मेरी नई ड्रेस गंदी हो जाएगी। तो अप्रोच तो कर रही है, गोल उसे अट्रैक्ट कर रहा है, मगर वो अवॉइड इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ड्रेस का डर है। अगर मेहनत नहीं कर रहा है और चाह रहा है कि सिलेक्शन हो जाए, ये भी एक अप्रोच अवॉइडेंस के अंदर आता है। दोहरा ग्राह परिहार द्वंद ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 1, ग्राह द्वंद। संप्रेक्षण में आने वाली बाधाओं को उनके सम्मुख उदाहरणों के साथ सुमेलित कीजिए। फिजिकल बैरियर्स, यानी जो शारीरिक रूप से सामने दिखने वाले बैरियर्स होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर्स, जैसे कि भाषा से रिलेटेड। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे कि जो दिमाग से आधारित, जैसे आप पूर्व धारणा किसी के बारे में आप प्रिजुडिस रख लेते हैं कि ये तो ऐसे ही होते हैं, या फिर आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसी भावनाएं रखते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर है। बैकग्राउंड बैरियर्स होते हैं, यानी पृष्ठभूमि की बाधाएं, तो ये सब आ गया। अब हम एक एक करके देखेंगे कि हम किससे, जरूरी नहीं है आपको ऑप्शंस में सारी चीजों का सबका ज्ञान हो, मगर इंटेलिजेंट वही है जो कि एक चीज अगर समझ में आती है ना तो उससे मैच करना शुरू करे। अब हमें पता है लैंग्वेज के बैरियर्स, लैंग्वेज भाषा के बैरियर सबसे बड़ा क्या हुआ, अननेसेसरी वर्ड्स, तो सेकंड का 3 तो होगा, तो ऑप्शन ए तो कट गया, ठीक है, क्योंकि उसमें बी दे रखा है सेकंड का। अब हम आते हैं दूसरा, फिजिकल बैरियर्स आ गया हमारा, जैसे कि हमारी इल हेल्थ है, यानी कि शरीर ही ठीक नहीं है, भौतिक बाधा हो गई ना ये, तो ये आ गया इसके अंदर। अगर आप फिजिकली तैयार नहीं हो, बीमार हो, तो आप पढ़ कैसे पाओगे, कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप तक पहुंचेगा कैसे? अगर आप बीमार हो तो आपका ध्यान ही केंद्रित नहीं होगा। तो 1 का आ गया डी। तो अब हमारा यहाँ पे थे ना, अब 1 का डी आ गया, इसमें बी दे रखा है तो ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। अब आ गए हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स वो होते हैं जैसे कि हमारा प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह रखते हैं हम किसी के बारे में, वो हमें किसी चीज से पहले ही हम कोई स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, यानी कि पूर्व धारणा बना लेते हैं ये तो ऐसे ही होगा, तो वो सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जो कि एक कम्युनिकेशन में रुकावट डालते हैं। कि अगर आप पूर्व धारणा बना लो कि इंग्लिश मीडियम की टीचर है भाई, मुझे तो साइकोलॉजी से समझ में ही नहीं आएगी,
तो वो एक बैरियर हो गया, तो उससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा। मैं एक एज ए सेंडर कोई मैसेज आपको देना चाहूंगी, एज ए रिसीवर आप उसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने साइकोलॉजिकल बैरियर, एक प्रिजुडिस बना के कि इंग्लिश मीडियम वाले से नहीं पढ़ना, तो उससे आप उसको रोक देंगे, मैसेज चलेगा ही नहीं, कम्युनिकेशन वहीं रुक जाएगा। तो थर्ड का जो है वो बी है, यहाँ पे है, ठीक है। और फोर्थ का हमने देख लिया बैकग्राउंड बैरियर यानी पृष्ठभूमि, तो प्री वर्क कंडीशन यानी पूर्व कार्य स्थिति कैसी थी, तो वो बैकग्राउंड से आ गया। तो इसका आंसर आ गया ऐसे 3। प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान के आविष्कारक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। इसके जो दिया था वो डेविड ऑसबेल ने दिया था। इन्होंने बात की थी भाई मीनिंगफुल रिसेप्शन लर्निंग की। इसके अंदर आप देखेंगे जैसे कि बुक्स होती है ना, बुक्स के ऊपर लिखा होता है ना कि इस चैप्टर में, कई बुक्स के ऊपर ये पॉइंट्स आने वाले हैं स्टार्टिंग में, चैप्टर शुरू होने से पहले। उससे क्या होता है, उससे जो आपका पूर्व ज्ञान आपका होता है ना, आप उस पूर्व ज्ञान को नया ज्ञान अर्जित करने से पहले आप उसको देख लेते हो कि अब आने वाला ये है, अपेक्षा ये है कि ये चीजें आने वाली हैं, और उसके बाद आप नए ज्ञान की तरफ बढ़ते हो। ये कहलाता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। यानी एक आपका पूर्व ज्ञान है, आप सीधा नए ज्ञान की तरफ नहीं बढ़े, आपको जो है, जो नया ज्ञान आने वाले हैं ना, उनके स्नैपशॉट्स जैसे कि आजकल काफी चल रहे हैं, या फिर जो स्टोरीज हो गई, यानी कि जो यूट्यूब पे होती हैं, एक तरीके से उस तरीके से कि ये चीज आने वाली है, उसकी छोटी छोटी ट्रेलर आपको दे दिए, तो आपने नया ज्ञान अर्जित करने से पहले उसके अंदर से होकर गुजरे, तो वो कहलाता है हमारा एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। और इसके अंदर हमारे मीनिंगफुल यानी मीनिंग से रिलेटेड रिसेप्शन लर्निंग होती है। भाई ग्लेसर ने नहीं दिया था, ब्रूनर ने तो इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक स्टेज दी थी, जीन पियाजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म और 4 स्टेजेस वो दी थी, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। निर्देशन क्या नहीं है? इंडिकेट करना, बताना। बताना तो निर्देशन के अंदर है। निर्देशन के अंदर कोई आपके पास आता है जो प्रॉब्लम में होता है, आप उसके साथ बातचीत करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, मगर आप उसको डायरेक्टली आंसर नहीं बताते कि ये चीज ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ठीक हो जाएगी। आप उसको उस चीज तक लेकर जाते हैं, आप सिर्फ गाइड और एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं। तो आपने उसकी प्रॉब्लम को इंडिकेट किया, ये तो आप करते हैं, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। संकेत करते हैं, पॉइंट आउट करवाते हैं, उसको पता लगाते हैं कि इस चीज में आपको गाइडेंस कर रहे हो। जैसे कि आप रीट की तैयारी करने के लिए आपको रीट का सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, आप गाइडेंस के लिए, निर्देशन के लिए किसी टीचर के पास जाते हो कि जो रीट की तैयारी करवाता है, तो वो इंडिकेट करेगा कि हाँ ऐसे ऐसे तैयारी कर सकते हो। वो पॉइंट आउट करेगा कि भाई आपने ये जैसे जैसे बताया कि मैं इन बुक से पढ़ता हूं, तो इस बुक में ये कमी है, ये कमी है, तो वो चीजों को बता देगा, पॉइंट आउट कर देगा, मगर ये नहीं कहेगा कि इसकी किताब मत पढ़, इसकी वीडियो देख, वो डायरेक्ट जवाब नहीं देगा। तो पॉइंट आउट करना तो गाइडेंस के अंदर है। तो द वे, रास्ता दिखा देगा कि हाँ आप इस पथ पे चल सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो ये शो वे तो करेगा, मगर खुद सॉल्व नहीं करेगा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो है ना भाई, प्रॉब्लम सॉल्व वो इंडिविजुअल को खुद करनी पड़ती है, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। आपको रीड में सिलेक्शन चाहिए कि मुझे यूट्यूब पे किसके वीडियो देखना है, मुझे कहां से पढ़ना है, तो वो वाला एस्पेक्ट जो है ना, वो गाइडेंस के अंदर सॉल्व करना प्रॉब्लम का, वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है, वो क्लाइंट से रिलेटेड है, तो वो गाइडेंस देने वाले से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर ये है। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जा सकता है? यानी क्लास में अच्छी तरीके से मोटिवेटेड लर्निंग हो रही है, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछ रहे हैं, सही है, बच्चे पैसिव नहीं है, बच्चे पार्ट ले रहे हैं, तो ये तो अभिप्रेरित शिक्षक का संकेत है। विद्यार्थियों की उपस्थिति अधिकतम है। अब भाई अधिकतम तो बच्चों को डर से भी हो सकती है, कहा जा सकता है कि अगर नहीं आए तो तुम्हारे इतना फाइन भरना है, तो उपस्थिति का अभिप्रेरित शिक्षण से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कोई भी। कक्षा में पूर्णतः शांति है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो इसके अंदर तो यह है भाई टीचर तानाशाह है, वो बस इंफॉर्मेशन दिए जा रही है और बच्चा सिर्फ सुने जा रहा है। तो अभिप्रेरित शिक्षण कहां से हुआ? बच्चा आंतरिक रूप से कहां अभिप्रेरित हुआ? विद्यार्थी अपनी कॉपियों में नोट्स ले रहे हैं, तो वो पैसिव लर्नर है, टीचर बोलती जा रही है और वो सुनते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो ये तो कोई अभिप्रेरित शिक्षण नहीं है। हाँ, बच्चे सवाल जवाब कर रहे हैं, टीचर से ज्ञान का साथ में मिलकर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो एक अभिप्रेरित शिक्षण है, इसलिए आंसर ए। निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प कार्ल यूंग ने दुनिया के बारे में जानने का नहीं बताया? अब जो कार्ल यूंग थे ना भाई, उन्होंने 2 टाइप की पर्सनैलिटी दी थी। एक दिया था उन्होंने इंट्रोवर्ट, ठीक है, ये टाइप पर्सनोलॉजिस्ट थे, यानी इन्होंने टाइप की बात की थी। एक होते हैं टाइप वाले और एक होते हैं ट्रेट वाले। टाइप वाले कहते हैं कि ये टाइप्स हैं,
और ट्रेट वाले बताते हैं, सीधा संकेत करते हैं, जैसे अच्छाई का ट्रेट यानी ऑनेस्टी का ट्रेट, या फिर जो है केयरिंग का ट्रेट। तो वो ट्रेट्स की बात करते हैं। और टाइप जो होती है वो एक जनरलाइज सिस्टम होता है, यानी कि इस तरीके का। तो उन्होंने दो टाइप्स की बात की थी, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी। और इन दोनों टाइप्स को उन्होंने चार बातें की थी। वो की थी उन्होंने थिंकिंग यानी सोचना, फीलिंग यानी संवेगों से आधारित, सेंसेशन और परसेप्शन। ये चार चीजों की बात की थी। इन्होंने थिंकिंग और फीलिंग को रैशनल फंक्शन कहा था, यानी रैशनल है, वो इरेशनल नहीं है, यानी कि वो एक तरीके से सूझबूझ इन सब चीजों मतलब पे आधारित है, यानी कि सही गलत रैशनैलिटी की बात की थी। और सेंसेशन और परसेप्शन है, उनको उसने इरेशनल फंक्शन कहा था। ठीक है। और उसने फिर ये कहा था कि एक होती है हमारी इंट्रोवर्ट थिंकिंग टाइप, यानी कि जो अंतर्मुखी होते हैं, अपने आप में लगे रहते हैं। तो उनकी सोच कैसी होती है? उनकी सोच होती है कि वो चीजों पे लगे रहते हैं। और बहिर्मुखी की सोच क्या होती है कि जो अंदर सोच रहे हैं वही मुंह पे बोल देते हैं। इंट्रोवर्ट की फीलिंग क्या होती है? IF, उनकी फीलिंग ये होती है कि वो चीजों में बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं चीजों को लेकर, जैसे कि पेंटर हो गए। और एक्सट्रोवर्ट की फीलिंग क्या होती है? वो चीजों को बाहर निकाल देते हैं, जो उनके मन में होता है बोल देते हैं। ऐसे ही इंट्रोवर्ट की सेंसेशन की एक टाइप थी और एक्सट्रोवर्ट की सेंसेशन की टाइप थी। इंट्रोवर्ट की अंतर्मुखी की परसेप्शन की बात की और एक्सट्रोवर्ट की परसेप्शन की बात की। तो इस तरीके से उन्होंने किया। तो अब इसमें हमने देख लिया सेंसिंग यानी सेंसेशन तो है भाई, और फीलिंग भी है यहाँ हमने देखा, और थिंकिंग यानी सोच, किस तरीके से अंतर्मुखी वाला बंदा सोच रखता है और कैसे बहिर्मुखी वाला सोच रखता है, तो ये भी है। आस्किंग क्वेश्चन इसका नहीं है, तो इसका आंसर आ गया ये, क्योंकि हमें बताना है नहीं वाला। ठीक है। इनमें से गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कौन नहीं है? अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे ना, इन्होंने इंसाइट की बात की थी, अंतर्दृष्टि की बात की थी। तो वो थे हमारे कोलर, कॉफका और वर्दीमर, ये तीनों थे। विल्हेम वुंड जो थे ना, ये नहीं थे। यही आंसर है। इन्होंने तो 1879 में लिप्जिंग में जर्मनी के अंदर एक लैब स्थापित की थी, और ये स्ट्रक्चरलिस्ट थे भाई, स्ट्रक्चरलिज्म की बात की थी इन्होंने। ये संरचनावादी थे। दिमाग किन टुकड़ों से बना हुआ है उसकी ये बात कर रहे थे। ठीक है। ये इनसाइट, सूझबूझ, अंतर्दृष्टि, इस पे इनका काम नहीं था। वो गेस्टाल्ट वादियों का था, जो कि होलनेस इन सब की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एबिंगोस ने एक कर दिया था फॉरगेटिंग का, यानी कि विस्मरण का, हम भूलते कैसे हैं। अब वो था ग्राफ ये। इसके अंदर उसने क्या किया, उसने एक लिस्ट ली, एक सब्जेक्ट मैटर था, उसको उसने याद किया। ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि मैं 20 मिनट बाद उसने टेस्ट किया कि उसे कितना याद है, तो उसने देखा कि मैं 47% भूल गया। ठीक है। तो यहाँ पे भूल गया वो 47%। और उसने फिर एक दिन बाद और देखा, एक दिन बाद तो देखा, तो उसने देखा कि मैं तो 66% भूल गया। 2 दिन बाद देखा तो उसने कहा 72% भूला। और 6 दिन बाद देखा 75% भूल गया। और ऐसे ही 31 दिन बाद 79% भूल गया। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग में जो भूलने का दर है ना, वो एकदम बहुत ज्यादा है। और उसके बाद तो आप लगभग एक स्टीपनेस, यानी कि शुरू आप जो है एक आप जो है स्टार्टिंग में भारी गिरावट से भूलते हैं, यानी कि आप जो है स्टार्टिंग में जैसे 47 से लेकर 46, तो आपने बहुत ज्यादा भूला ना। तो वही इसके अंदर दिखाया गया है कि आप स्टार्टिंग में भारी गिरावट से भूलते हैं और बाद में धीरे धीरे भूलते हैं, यानी 72 से 75 पे 69 पे गए तो धीरे धीरे भूले ना। तो यही स्टेप ये है कि पहले भारी गिरावट हो रही है, जैसे आप यहाँ देखें कि ये भारी गिरावट है, और उसके बाद जो है आप धीरे धीरे भूल रहे हैं। शुरू में धीमी गिरावट थोड़ी होती है। कोई भी चीज आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे कि आपको मैं आज पढ़ा रही हूँ कुछ, ठीक है, अगर आप थोड़ी 20 मिनट बाद देखेंगे तो आप ये थोड़ा भूलेंगे। और अगर आप बिल्कुल ही कुछ पढ़ेंगे नहीं, उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप 31 दिन बाद देखेंगे तो आप ज्यादातर भूल चुके होंगे। तो यही है कि स्टार्टिंग में इनिशियल ड्रॉप काफी होता है, इसलिए प्रैक्टिस और बार बार देखने को जोर दिया जाता है, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए।
ये कोई डिक्लाइनिंग कर्व नहीं है, गिरता वक्र नहीं है, कोई एस शेप का नहीं है। ग्रेजुअल ड्रॉप फॉलोड बाय स्टीप डिक्लाइन, यानी कि शुरू में धीमी गिरावट नहीं हो रही, शुरू में तो बहुत तेज गिरावट हो रही है और बाद में तेज गिरावट, उल्टा दे रखा है। तो ये ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर ये है कि स्टार्टिंग में तेज गिरावट होती है और बाद में एक स्थिरता से गिरता रहता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली भूलने की तरफ अग्रसर हो रहे हो। देखिए आप यहाँ पे 79% भूल चुके 100 में से, तो आप धीरे धीरे 100% भूलने के पास पहुंचते जा रहे हो, तो इसलिए ग्रेजुअल डिक्लाइन है, इसलिए इसका आंसर 4। एक 20 वर्ष की लड़की कोने में बैठकर बच्चे की तरह रोती है, यह व्यवहार दर्शाता है, ये क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियासिस, रोग भ्रम। हाइपोकॉन्ड्रियासिस के अंदर ये होता है कि कोई बीमार भी नहीं होता ना, तो भी वो सोचता रहता है कि अरे मेरी ये दिक्कत है, अरे मेरे ये हो रहा है, अरे मेरे को तो ये बीमारी है, तो उसकी वो चिंता में रहता है, तो वो तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस है। ये तो इसका आंसर नहीं है। रिग्रेशन, रिग्रेस कर रही है, यानी कि रिग्रेस यानी पीछे की ओर जाना। बच्ची, वो जो बच्ची है वो प्रतिगमन कर रही है, वो बच्चे की तरह रो रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है ऐसे करने से जो है मैं चीजों से बच जाऊंगी। ये एक उसने डिफेंस मैकेनिज्म, बच्चा स्टार्टिंग में क्यों रोता है? क्योंकि वो एक तरीके का उसके डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, वो चीजों से बच जाता है। तो इसी तरीके से वो सोच रही है कि ऐसे मैं रोऊंगी तो मैं बच जाऊंगी, अपनी ईगो को बचाने के लिए वो रिग्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज कर रही है। तो ये इसका आंसर है। रिएक्शन फॉर्मेशन तो ये होता है प्रतिक्रिया गठन, यानी कि अगर कोई बहुत ही किसी चीज के बारे में धारणा रखता है, अगर कोई मान लीजिए कोई बहुत ही, रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि आप जानते हैं कि कोई बंदा बहुत ही डिसऑनेस्ट है, बेईमानी है, मगर इसके विपरीत जब वो बातें करता है ना, तो वो ऐसी ऐसी बातें, खुद घूसखोर है और दूसरे को बातें करके कहेगा कि नहीं नहीं बेईमानी तो करनी ही नहीं चाहिए, ये है वो है, तो वो बिल्कुल अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है वो ओपोजिट बिहेव कर रहा है। जैसी उसकी सोच है, जैसा वो है, उसकी बिल्कुल ओपोजिट करना, प्रतिक्रिया करना, तो वो कहलाता है रिएक्शन फॉर्मेशन। ये तो नहीं है। रिप्रेशन, रिप्रेशन के अंदर हमारा होता है कि आप जो आपके फोर्सफुल फॉरगेटिंग होती है, यानी कि आप उस चीजों को भूल जाते हैं जो कि आपको दर्द और आपको बुला देना चाहते हैं, तो आप अनकॉन्शियसली उन चीजों को भूल ही जाते हैं, तो वो कहलाता है रिप्रेशन। तो रिप्रेशन तो नहीं है, इसमें आप रिग्रेस कर रहे हो, पीछे जा रहे हो, बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे हो, तो इसलिए इसका आंसर प्रतिगमन है। DSM-4, DSM-4 का क्या मतलब है भाई? DSM-4 जो है ना, वो अमेरिका में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो है ना, वो एक मैनुअल निकालती है, यानी कि एक तरीके की किताब निकालती है जिसके अंदर जो मेंटल रिटायरमेंट, मेंटल से रिलेटेड डिसऑर्डर है ना, यानी मानसिक डिसऑर्डर है, उनका पूरी सूची बना के रखती है कि अगर कोई जो है फूड डिसऑर्डर कर रहा है, यानी कि बार बार खा के उल्टी कर रहा है, या फिर कि कोई सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है, तो इस तरीके के बहुत सारे डिसऑर्डर है, उनके नाम रखती है और उनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बता दिए, ताकि जो बंदे ऐसे डॉक्टर हैं तो उनको पता चल जाए इस बीमारी के ये लक्षण है। तो ये एक तरीके का मैनुअल है। तो ये है डायग्नोज करना, और स्टैटिस्टिकल मैनुअल है मेंटल डिसऑर्डर्स का, मानसिक विकारों का, जिसके अंदर उनकी सिम्टम्स और उनकी सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन होती हैं। और ये मेंटल वही अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन करती है। ये है DSM-4, इसका आंसर ये है। डेफिनेशन बेस्ड है, आप ध्यान से देखिएगा। अब DSM-5 भी आ गई। मानव शरीर हमेशा एक आंतरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी जब आ जाती है तो आपका शरीर जो है वो अपने आप पसीना छोड़ने लग जाता है ना। वो क्यों छोड़ता है? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को उसके रेगुलेट करना है, उसको बॉडी टेम्परेचर जितना नॉर्मल होता है 37 डिग्री, तो उतना उसे मेंटेन करके रखना है, तो वो कहलाता है हीमियोस्टेसिस। बॉडी मेंटेन करने रखती है इंटरनल बैलेंस। बहुत सर्दी होती है तब तो पसीना नहीं आता ना, तो तब इसलिए नहीं आता क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर, बाहर ठंड है और बॉडी को गर्माहट रखनी है, तो पसीना लूज नहीं करेगी, तो इसलिए इसका आंसर है होम्योस्टेसिस। टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसे फिट रहना, आंतरिक तंत्र, शांति बनाए रखना, ये नहीं है। होम्योस्टेसिस टेक्निकल टर्म का आंसर है, टर्म याद रखिएगा, ये होम्योस्टेसिस कहलाती है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम जो होता है ना भाई, वो एक मानसिक मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड है, ये जन्मजात होता है। इसके अंदर जो 21वां क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम, उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि वो 3 प्रेजेंट हो जाते हैं वहां पे, तो इसके कारण ये कहलाता है। इसे मंगोलियन सिंड्रोम भी कहते हैं। जो इससे ग्रस्त होते हैं बच्चे, उनकी आंखें मंगोल जैसी दिखती हैं, यानी ऐसी प्रोट्रूडिंग और ऐसी टेढ़ी सी ऐसी होती हैं, ऐसी आंखें,
और बच्चे के मुंह से लार टपकती रहती है, बच्चे की हाइट भी नहीं बढ़ती है, जन्मजात होता है ये मेंटल रिटार्डेशन, तो ये कहलाता है डाउन सिंड्रोम। हाँ, एक जो मानव होता है तो उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जो 21वां होता है ना, और एक क्रोमोसोम के अंदर 2 पेयर्स होते हैं हमेशा। अब जो 21वां क्रोमोसोम होता है ना, इसमें 2 पेयर ना होकर तीन होते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा तीसरा होता है ना, यही मेंटल रिटार्डेशन ला देता है। तो ये होता है डाउन सिंड्रोम, जो कि मेंटल रिटार्डेशन से ज्यादा देते हैं। ना ये वायरल डिजीज है, ना ये मूड का डिसऑर्डर है कोई, ना ये कोई एबनॉर्मल डिसीज है, ये मानसिक विकार है। न्यूरेसिस बिस्तर में पेशाब निकल जाना वयस्कों में आम आदत है? नहीं। पूर्व अनुमान कठिन है? ये भी नहीं है। अभिभावकों द्वारा दोषपूर्ण अनुशासन के कारण संभव है। अगर बच्चा रेडी नहीं है टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, और अभिभावक जो है वो बच्चे से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उसको ऐसे डांट कर रखते हैं, दबा के रखते हैं, तो बच्चा जो है अनकॉन्शियसली उसका रात को बाथरूम निकल रहा है, तो ये जो है ये न्यूरेसिस है। तो ये उनकी दोषपूर्ण अनुशासन है, क्योंकि वो फॉल्टी पेरेंटिंग कर रहे हैं, वो जबरदस्ती उसके ऊपर डिसिप्लिन ला रहे हैं। अगर प्यार से, फ्रीडम से, बच्चे को आत्मसम्मान, उसको रिस्पेक्ट करते हुए चलेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। तो ये इसका आंसर ये है। महिलाओं में या पुरुषों की तुलना में अधिक है, महिलाओं पुरुष से इसका कोई रिलेशन नहीं है। फॉल्टी पेरेंटिंग यानी कि दोषपूर्ण जो चाइल्ड रियरिंग हो रही है, बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, उसकी गलती है ये। थॉर्नडाइक ने इन बौद्धिक कार्यों को वर्गीकृत किया था 3 तरीके से। एक तो थी भाई कॉन्क्रीट, ठोस बुद्धि, जो कि कॉन्क्रीट चीजों से जुड़ी हुई है, जैसे जो मूर्त चीजों से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद कॉन्क्रीट तो है, ठोस बुद्धि है। इसके बाद आ गई एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जैसे कि जो मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई है, यानी कि जो चीजें नहीं दिख रही उनको भी अमूर्त चिंतन करना, उन पे काम करना, उस तरीके की बुद्धि निर्विशेष बुद्धि भी होती है। और तीसरी सामाजिक बुद्धि, जिस पे आगे जाकर काम किया गया था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1920 के अंदर इसने ये सिद्धांत दिए थॉर्नडाइक ने, सामाजिक बुद्धि की भी बात की। और ये सामाजिक बुद्धि जो थी ना, कि आप दूसरे से साथ कैसा संबंध स्थापित कर रहे हो, आप दूसरे के साथ अगर कुछ हो रहा है तो उसके साथ आप एम्पैथेटिक यानी कि उसके जूतों में जाकर देख पा रहे हो यानी। और इसी पे आगे जाके डेनियल गोलमैन और पीटर सॉल्वे, इन सब ने इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट दिया। तो सामाजिक बुद्धि जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को पहले 1920 में सबसे पहले थॉर्नडाइक ने बता दिया था। तो सोशल इंटेलिजेंस भी इसका पार्ट है। 3 तरीके की बुद्धि थी। एक सबसे पहली कॉन्क्रीट मूर्त चीजों से जुड़ी हुई, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीजों से जुड़ी हुई, और सोशल इंटेलिजेंस, समाज का आप कैसे पार्ट बनते चाहते हो, तो ये तीनों उसने दी थी। जनरल इंटेलिजेंस की उसने कोई बात नहीं की थी। इसकी बात जो की थी वो तो अल्फ्रेड बिने ने की थी। तो इसका आंसर ये है 3। सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक उपयुक्त होगी? अब सृजनात्मकता बढ़ानी है। सृजनात्मकता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि विचार आवेश, यानी चीजों के बहुत सारे यूजेस को देखना। ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक जो दी थी भाई, वो दी थी ऑसबर्न ने। चीजों के अलग अलग प्रयोग देखना, चीजों की नई नई चीजें लाना, नए नए फ्लेक्सिबल विचार लाना, ओरिजिनल विचार लाना, तो ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर होता है। हैबिचुअल ब्लॉक, अगर किसी चीज में आपकी हैबिट है और आपने ब्लॉक बना रखे, आप किसी चीज को अवरोध ही कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो वहां तो सृजनात्मकता हो ही नहीं सकती। तो 1 इसलिए नहीं है। इसके बाद आ गया 3 ऑब्जर्वेशन लर्निंग, आप देख देख कर सीख रहे हैं, मगर आप कोई सृजन नहीं कर रहे, आप नई चीजें नहीं ला रहे, चीजों का अलग अलग प्रयोग नहीं कर रहे। तो ये दी तो बेंडूरा ने थी, मगर ये इसके अंदर नहीं आती। इंटेलिजेंस टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट तो एक फिक्स बुद्धि और आपकी इंटेलिजेंस को नाप रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स जो है ना, वो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को मापती है, वो सुटेबल है क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। निम्न में से कौन सी विधि अनेक उम्र के बालकों का अध्ययन एक ही समय पर करती है? भाई ये करती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, अंतर अनुभागीय अध्ययन विधि। अब इसको अंदर हम देखें कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, आपको देखना है कि बच्चे का ज्ञानात्मक विकास कैसे हो रहा है। तो आपने एक ही टाइम पे आपने कुछ बच्चे आपने प्री प्राइमरी स्कूल से छांट लिए, कुछ आपने प्राइमरी से छांट लिए, कुछ आपने मिडिल से छांट लिए, और कुछ आपने सेकेंडरी से छांट लिए। तो उन बच्चों पे आपने एक ही टाइम पे देखा कि कैसे कैसे उनकी बुद्धि, कैसे कैसे उनका ज्ञानात्मक पक्ष और उनका संज्ञान में कैसे विकास हो रहा है।
तो यानी उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रही है। एक ही टाइम पे आपने बच्चे छाटे हैं अलग अलग लेवल से और उसी टाइम पे आपने उनके अंदर डिफरेंसेस देखे हैं, तो वो कहलाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, यानी अंतर अनुभागीय अध्ययन विधि, क्योंकि एक ही टाइम पे ये सारी आपने डेवलपमेंट पढ़ ली। अगर एक बच्चा लिया और उसको आपने लंबे टाइम तक पढ़ा तो वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, अनुदैर्ध्य अध्ययन विधि, तो इसलिए ये आंसर नहीं है। क्लिनिकल स्टडीज ये मेंटल केसेस में और या फिर कोई प्रॉब्लम होती है वगैरह उनमें होती है नैदानिक विधि, तो ये नहीं होगा। नेचुरलिस्टिक स्टडीज जो होती हैं वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी हो गई, या फिर आपने फील्ड एक्सपेरिमेंट्स किए, आपने देखा कि एक ग्रुप में जाकर आपने देखा कि यहाँ के लोग जो है उसके कल्चर को आपको पढ़ना है तो आप उसका पार्ट बन गए और फिर आपने धीरे धीरे देखा कि ये क्या क्या यूज कर रहे हैं और उनके बारे में आपने एक स्टडी दी, तो वो नेचुरलिस्टिक स्टडी होती है। वो तो हमें नहीं देखना है, इसमें देखना है अनेक उम्र के बालकों का एक समय पर अध्ययन, तो वो तो अंतर अनुभागीय अध्ययन विधि से ही होता है। इसका आंसर 3 है। IPAT फुल फॉर्म क्या है भाई? IPAT की फुल फॉर्म डायरेक्ट दे रखी है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टेस्टिंग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसकी फुल फॉर्म ही यही है। तो ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि पर्सनैलिटी और एबिलिटी टेस्टिंग पे काम करता है, जिसके अंदर सारी पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज वगैरह वो सारी चीजें होती हैं। ना ये एक प्रेक्षण समिति है, ना इंटरपर्सनल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ना ये है कि ऐसे, वो एक इंस्टीट्यूट है। पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैककार्डने ने क्या दिया है? उन्होंने वही 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी। उन्होंने एक ओशन की बात की थी, यानी कि ओ से है हमारा ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कोई नए एक्सपीरियंस को लेकर कितना ओपन रहता है, कितना ओपन माइंडेड है, नए विचार को किस तरीके से लेता है, खुले हाथों से लेता है या फिर संकीर्ण सोचते देता है। सी से कंसाइटियसनेस, यानी कि वो उसका व्यवहार कैसा है, कोई किसी की चीज लेकर जाता है तो वो किस कंडीशन में उसे लौटा रहा है, वो दैनिक जीवन में ऑर्गेनाइज रहता है या बिखरा बिखरा रहता है। ई से एक्स्ट्रावर्जन, यानी कि वो अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है, ठीक है। ए से एग्रीएबलनेस, यानी कि चीजों को लेकर वो कोई सामाजिक चीजें होती हैं तो उनको की चीजों से मान जाता है या वो प्रीडोमिनेंट अपनी सोच पे रहता है और अडमेंट रहता है कि मैं तो ऐसा है तो ऐसे ही होगा। न्यूरोटॉसिज्म एन से न्यूरोटॉसिज्म का, यानी कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हो, आप जो है कि या छोटी छोटी बातों से इमोशनली इफेक्ट तो नहीं होते। तो ये 5 चीजें बताई और ये ट्रेड्स उन्होंने बताए कि सारे ट्रेड्स को जो है वो इस तरीके से 5 डायमेंशन पे रख के आप जो है बिग 5 फैक्टर में सारी पर्सनैलिटी जो है इन ट्रेड्स पे आप एक किसी बंदे की बता सकते हो। तो ये 5 फैक्टर मॉडल दिया था 16 PF दुबे कटेल ने दिया था, तो ये आंसर नहीं है। इंट्रोवर्जन एक्स्ट्रावर्जन ये यूंग ने दिया था। 3 डायमेंशन मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस ये गिलफर्ड ने दिया था, तो इसका आंसर आ गया 2। पिछले अनुभवों से लाभ लेना व अच्छे साहचर्य स्थापित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? वो कहलाती है बुद्धि। अगर किसी का रीट का पिछली बार जो एग्जाम हुआ वो नहीं क्वालिफाई हुआ, मगर उसने प्रॉफिट उसने लेना है पास एक्सपीरियंस से, सीखा कि हाँ मेरी ये गलती है और उसने नए एसोसिएशन बनाए अच्छे कि मैं इस टीचर से पढ़ूंगा, इस टॉपिक में मेरी गलती रह गई थी, या फिर मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं करे, या मैंने गोले भरने में गलत भर दिए, तो ये सारे पुराने एक्सपीरियंस से प्रॉफिट लेना और नए एसोसिएशन बनाना, और इन एसोसिएशन को बनाते हुए अगर आपका एडजस्टमेंट करते हुए आपका सिलेक्शन होता है तो ये कहलाती है आपकी बुद्धि। आपने दिमाग से काम लिया भाई सिलेक्शन के लिए। अब ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मैस्लो की हायरार्की दी थी उसने नीड्स की, यानी कि उसने पदानुक्रम सिद्धांत दिया था, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। तो उसमें सबसे नीचे जो थी ना वो थी रोटी कपड़ा और मकान, तो सबसे नीचे आ गई बायोलॉजिकल नीड्स, तो यानी कि जैविक, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी रोटी कपड़ा मकान हो गए, तो फिर आप सोचोगे सेफ्टी, यानी कि मुझे नौकरी मिल जाए, मैं सेफ तो हो जाऊं, तो उसके बाद सेफ्टी वाली आ गई, तो इन दोनों चीजों में आ गए आप, इन दोनों ऑप्शन में ये वाला कट गया, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन के बाद आप जो है वो अटैच हो गए, यानी कि शादी वगैरह होगी फिर बच्चे वगैरह हो गए, तो वो हो गई अटैचमेंट, ठीक है। इसके बाद आ गई एस्टीम यूनिट्स, यानी एस्टीम यूनिट्स जो कि आप अपने सेल्फ से रिलेटेड करेंगे, और एंड में आ गई आप जो है सेल्फ एक्चुअलाइज, यानी कि आप जो है सब कुछ आपने हासिल कर लिया, उसके बाद आप सोचेंगे मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ, क्या मैं वो चीज करी मैंने जीवन भर जो इसके लिए मैं बना था, तो वो एक सबसे हाईयर लेवल हो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइज, यानी अपने आप को पूर्णता पा लेना अपनी क्षमता और क्षमताओं को देखते हुए, वो कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो सबसे अपर लेवल होता है
तो ये है इसका आंसर। सबसे नीचे बायोलॉजी का रोटी कपड़ा मकान, सेफ्टी, फिर अटैच संबंध बनाना, फिर एस्टीम सेल्फ एस्टीम यानी कि खुद प्राउड करना, हाँ मैंने ये अचीव किया, और उसके बाद यथार्थवादी होकर देखना कि क्या जो मैंने अचीव किया क्या मैं उसी के लिए बना था, तो ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मैस्लो की हायरार्की है नीड्स की, ये इस तरीके से उसने एक पिरामिड शेप में बताया था। सबसे नीचे बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं और यहाँ पे सबसे ऊपर हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, यानी आत्मसिद्धि। इनमें से प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन सा नहीं है? प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। टैट, टैट जो था वो मुर्रे एंड मॉर्गन ने दिया था, वो है। इसके अंदर जो थे वो 10-20 कार्ड थे, जैसे मैंने बताया आपको, 10 कॉमन थे, 10 आदमियों के लिए थे, 10 औरतों के लिए थे, और पिक्चर दिखाई गई थी जिसको लेकर स्टोरी बतानी थी। तो इसके अंदर अनकॉन्शियसली जो आपके मन में विचार होते हैं तो वो प्रोजेक्ट कर देते हो, वो बता देते हो, डायरेक्टली नहीं पूछा, इनडायरेक्टली बता दिया, तो ये तो प्रोजेक्टिव टेस्ट है, तो ये इसका आंसर नहीं है। इंक ब्लॉट, ये रोशार्क ने दिया था। इंक ब्लॉट के अंदर बहुत सारे इसके अंदर जो थे वो 10 कार्ड थे, पांच जो थे वो ब्लैक एंड व्हाइट थे, और 5 जो थे वो मल्टी कलर थे, कुछ धब्बे से थे शाही के, और उसके बाद जो है कहानी बनाने को कहा गया था। धीरे धीरे उस कहानी के क्या किरदार लिया है और क्या इंसान ने पूर्ण रूप में देखा है या छोटे रूप में देखा है, उसको इंटरप्रेट करते हुए पर्सनैलिटी जो जांच रहा था वो इंसान की बंदे की पर्सनैलिटी बता देता है, तो ये तो प्रोजेक्टिव टेस्ट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 16 पीएफ जो है ना, ये एक तरीके की इन्वेंट्री है, ये कटेल ने दी थी, और इसके अंदर 187 आइटम्स थे। अब एक बेसिक चीजें देखिए, एक होता है हमारा क्वेश्चन और एक होती है हमारी इन्वेंट्री। ये दो चीजें देखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चंस में होता है ना, डू यू लाइक मैंगो, क्या आपको आम पसंद है, तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो तुम्हें पसंद है। और इन्वेंट्री में ऐसा होता है, आई लाइक मैंगो, मुझे मैंगो पसंद है, यस नो कांट से। तो ये स्टेटमेंट जो होती है ना, इसमें मैं पे आधारित होती हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, तो इस तरीके की स्टेटमेंट इन्वेंट्री में होती है। और क्वेश्चन के अंदर डू यू सवाल पूछे जाते हैं क्वेश्चनियर्स के अंदर। तो 16 पीएफ जो थी वो एक इन्वेंट्री थी जो कि कटेल ने दी थी। तो इसमें आपको डायरेक्ट आप इन्वेंट्री में स्टेटमेंट्स दे रहे हो, तो इससे तो आप ये तो एक डायरेक्ट मेथड है पर्सनैलिटी असेसमेंट का, प्रोजेक्टिव नहीं है, इनडायरेक्ट नहीं है। पिक्चर दिखा दी और या एक शाही का धब्बा दिखा दिया, उसमें कहानी रच रहे हो। डायरेक्ट बोला कि हाँ मुझे आम पसंद है, तो वो डायरेक्ट जवाब देगा, और ऐसे जवाब देते देते उसके बारे में 187 आइटम्स थे, उसके बाद उन 187 आइटम्स में जैसा रिस्पॉन्स किया उस तरीके से आप किसी की पर्सनैलिटी बता सकते हो। तो ये एक प्रोजेक्टिव नहीं, ये एक डायरेक्ट है, तो ये इसका आंसर है। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन जो था ना, ये रोजन वेग ने दिया था, रोजन विग, इसने बहुत सारी पिक्चर दी थी, एक मिनट, रोजन विग, इसने बहुत सारी पिक्चर्स दी थी, और उसके अंदर एक आदमी था और दूसरा था, और उसके मतलब वो एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस में थे। जैसे कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो दोनों बंदों की फोटो दिखा दी और वो सीन बता दिया कि ये पिक्चर है, तो दोनों क्या करेंगे। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली उन पिक्चर्स को देखते हुए इंसान जैसे सोचता है उन चीजों के बारे में, तो वो बता देता है, और फिर उन बताई हुई बातों से ही उसकी पर्सनैलिटी को बता दिया जाता है कि हाँ आपकी पर्सनैलिटी ये है। तो ये तो एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, और हमें नहीं वाली बतानी है, तो वो 16 पीएफ है इसका। जीवन पर्यावरण प्रत्यय निम्न में से किसका अंश है? लाइफ स्पेस की जो बात की थी ना भाई, वो बात की थी कर्ट लुइन ने। उसने कहा था कि जो हमारा बी है यानी व्यवहार है, वो फंक्शन है हमारा पर्सनैलिटी और इन्वायरमेंट का, P×E। तो ये व्यवहार जो है ये हमारा फंक्शन है इंसान का, और किस वातावरण में वो रहता है उसकी बात की थी। और लाइफ स्पेस की बात की थी उन्होंने कि जैसे एक लाइफ स्पेस यानी कि जीवन का पर्यावरण वो इन्फ्लुएंस करता है इंसान को, तो उन्होंने एक फील्ड थ्योरी दी थी। इस फील्ड थ्योरी के अंदर उन्होंने वेक्टर्स की बात की थी। कुछ हमारे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको अट्रैक्ट करते हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं जिनसे आप दूर भागना चाहते हैं। उसने टोपोलॉजी की बात की थी। ये सारे मैथ्स के हायर कॉन्सेप्ट है ना, ये मैथ्स की सारी चीजें उठाकर उसने जो है वो पर्सनैलिटी में लगा दी थी, और इसलिए उसकी फील्ड थियरी कह रहा है। फील्ड एक आप हायर लेवल पे मैथ्स पढ़ेंगे ना, तो एक फील्ड स्पेस ये सारा मैथ्स का टॉपिक होता है, तो उन्हीं चीजों के कॉन्सेप्ट्स को उसने पर्सनैलिटी में फिट करके अपनी थियरी बनाई थी। तो लुइन की फील्ड थियरी है पर्सनैलिटी की, उसने लाइफ स्पेस की बात। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट फ्रॉइड ने नहीं दिया है? अब फ्रॉइड ने इरोज का कॉन्सेप्ट किया है। इरोज यानी कि जो चीजें पॉजिटिव है, जो कि अट्रैक्ट करती हैं, जो कि लाइफ इंस्टिंक्ट है, जीने की चाह,
और एक एनर्जी जो उसको ड्राइव करती है, यानी कि जो चीज उसे लेकर जाती है, वो कहलाती है लिबिडो। लिबिडो को उसने ज्यादातर लिबिडो को उसने सेक्सुअल नेचर का ही माना। उसने कहा वो सेक्सुअली ड्रिवन है, कोई भी काम कर रहे हैं लाइफ इंस्टिंक्ट को, इरोज को मेंटेन करने के लिए, अब लिबिडो जो यूज कर रहे हैं, ड्राइवर यूज कर रहे हैं, वो सेक्सुअली प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। और थैनेटोस, थैनेटोस जो है वो है डेथ इंस्टिंक्ट। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट तो उसने दिए थे। कलेक्टिव अनकॉन्शियस एक होती है, जो जो यूंग थे ना, उन्होंने दो चीजों की बात की थी। एक उन्होंने कहा जो हमारा अनकॉन्शियस होता है ना, वो दो तरीके से बना होता है। एक होता है हमारा पर्सनल अनकॉन्शियस, पर्सनल अनकॉन्शियस जिसके अंदर आप पर्सनली जो है आपने जो चीजें दबा रखी हैं या फिर जो चीजें आपके व्यवहार में नहीं दिखती सामने, ये पर्सनल, इसका जो ये वाला पर्सनल अनकॉन्शियस था ना, ये फ्रॉइड से मिलता जुलता फ्रॉइड वाला ही था। मगर उसके बावजूद उसने एक और अनकॉन्शियस की बात की, उसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की। जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो उसने डार्विन की तरह कहा, जैसे डार्विन ने कहा था ना कि कुछ चीजें आती रहती है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है, ऐसे ही एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है जो कि एक रेस पे आधारित होता है, जो कि पास होता रहता है। और उसके जो अंदर आइटम्स होते हैं वो कहलाते हैं आर्केटाइप। जैसे कि माँ का आर्केटाइप, माँ का आर्केटाइप, मदर आर्केटाइप, किसी भी कल्चर में माँ के आर्केटाइप को देखा गया है कि एक ऐसी फिगर जो कि बहुत ही प्यार करने वाली, जिसके साथ मिलकर रिलैक्स होता है, ये सब होता है। और ऐसे ही ये बहुत सारे आर्केटाइप दिए उसने, माँ का दिया, जैसे फादर आर्केटाइप दिया कि फादर की ऐसी फिगर जो कि डोमिनेटिंग है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, जो कि सारी चीजों का बोझ अकेले ढो रहा है, मतलब वो काफी रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे आर्केटाइप्स होते हैं जो कि अलग अलग रेसिस में देखा गया, और हर एक रेसिस में देखा गया कि माँ के आर्केटाइप को ऐसे ही सोचा जा रहा है, माँ के बारे में सोचा जा रहा है, तो यही दिमाग में इमेज आ रही है। तो ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात जो की थी वो फ्रॉइड ने ना करके यूंग ने की थी। तो इसलिए हमें यही बताना था कि कौन सा कॉन्सेप्ट फ्रॉइड ने नहीं दिया, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है जो कि यूंग ने दिया था। मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता रहता है। यानी आप जो है निरंतर लगातार फीडबैक देते रहे हो, तो एक आप रचना कर रहे हो, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हो, क्योंकि आप साथ के साथ करते जा रहे हो, दौरान करते जा रहे हो, एक फॉर्म, एक चीज बन रही है, आप जांच रहे हो। प्लेसमेंट तो एंड में की जाती है कि कहाँ पर ये कौन से फील्ड में सही रहेगा, तो वो तो प्लेसमेंट असेसमेंट तो वो होती है। नैदानिक जो होती है वो कमी निकालने के लिए, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, उसको देखने के लिए की जाती है। समेटिव संकलनात्मक, इसके अंदर तो टर्मिनल एग्जाम लिए जाते हैं कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम, सेकंड टर्म का। फॉर्मेटिव थ्रू आउट की जाती है, रचनात्मक, इसलिए इसका आंसर रचनात्मक है। तत्कालीन उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है इमीडिएट एप्लीकेशन, किसी चीज से आप अभी परेशान है और आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। और ये टीचिंग लर्निंग में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिएगा, एक्शन रिसर्च पे आंसर आएगा, वो है हमारी एक्शन रिसर्च। यानी आप डिससेटिस्फाइड हैं एक सिचुएशन से और आप उसमें रिसर्च करना चाहते हैं। आप ये नहीं देख रहे कि मैं मैथ मेरी क्लास में बच्चों को किसी को नहीं आ रहा, तो आप वेट नहीं करें कि कोई फंडामेंटल रिसर्च होगी, हाँ बच्चे चौथे के बच्चे को मैथ ऐसे पढ़ाना चाहिए, फिर आप उसे पढ़ेंगे, फिर आप उसके प्रिंसिपल्स को देखेंगे, कोई अप्लाई करेंगे। नहीं, आपने एक्शन रिसर्च किया, आपने प्रॉब्लम देखी, आप डिससेटिस्फाइड हैं, आपने उसके कारण खोजने की कोशिश की और उसके बाद आपने उस पर काम किया, उस पर रिफ्लेक्ट किया, तो ये कहलाती है एक्शन रिसर्च। तो ये है हमारी बी, क्रियात्मक अनुसंधान, तात्कालीन उपयोग के लिए की जाती है ये। फंडामेंटल रिसर्च आप यहाँ पे देखेंगे, ये तो हमारा नॉलेज की जनरेशन होती है, थियरी बनाएंगे, बहुत टाइम लगेगा इसमें। इंपेरिकल रिसर्च भी इसके नहीं है, अनुभविक, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। कंसेप्चुअल रिसर्च यानी कंसेप्ट्स को बिल्डअप करना, ये भी नहीं है। एक्शन रिसर्च इसका आंसर। फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट जो थे वो आर्मी अल्फा थे, ग्रुप में ट्रीट किया गया था। ये जो किए थे ये पढ़े लिखों के लिए किए गए थे, ठीक है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किए गए थे क्योंकि रिक्रूट करने थे बहुत सारे सोल्जर्स को, तो इसलिए आर्मी अल्फा टेस्ट का किया गया। तो फर्स्ट ग्रुप यानी ग्रुप में लोगों की बुद्धि को जांचना, तो वो की गई थी आर्मी अल्फा, ठीक है। ये इसके बाद आर्मी बीटा जो पढ़े लिखे नहीं थे, नॉन वर्बल था वो, तो ये नहीं आएगा, ये नॉन वर्बल था, यानी कि इसके अंदर पिक्चर विक्चर यूज की गई थी। आर्मी अल्फा जो था वो वर्बल था, शाब्दिक और पे आधारित था। ड्रॉ मेंटेस ये गुड इनफ ने दिया था, ये भी इसका आंसर नहीं है। ओटिस मैसेज ये भी नहीं है, इसका आंसर है आर्मी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्रैक्टिस करते रहिए, नए नए मॉक टेस्ट और नए नए क्वेश्चंस लेकर हम आते रहेंगे। और ये इसके आंसर किया जो आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और किस तरीके के आप नए क्वेश्चंस हैं जिन पे आप करना चाहेंगे और जो मैं आपकी मदद कर सकूं या करवा सकूं तो प्लीज वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।